Hello everyone, my name is Jatin and today we are going to do exercise 10.2 of vector algebra of class 12th maths. इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 10.1 प्रीवियस वीडियो में कर दिया है, उसमें मैंने वेक्टर का डेफिनेशन अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वेक्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, बेसिक जो थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखो, उसके बाद ही एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करना। ओके, तो एक्सरसाइज 10.2 में जो जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। मैग्नीट्यूड मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो एक वेक्टर का लेंथ बताता है। ठीक है, अब वो वेक्टर का लेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं। देखो, क्लास 10th में आपने एक डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होगा। जब दो पॉइंट्स आपको गिवन होते हैं, मान लो x1 y1 और ये x2 y2, तो आपने क्लास 10th में पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूले में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल में पढ़ा था आपने, ये डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, सबको याद होना चाहिए। ओके, सिमिलरली हम यहाँ भी निकालेंगे मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस एक ही बात है। ठीक है, यहाँ भी इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे 3D होगा, यहाँ पे z वेरिएबल एक और ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, z वेरिएबल एक और आ जाएगा और हम डिस्टेंस निकालेंगे फ्रॉम ओरिजिन। और मैंने आपको वेक्टर में बताया था प्रीवियस वीडियो में कि वेक्टर का मतलब क्या है, वो हमें 3 डायमेंशनल में घूमने से अच्छा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, मान लो ये पॉइंट है कोई 1, 2, 3, ठीक है, और ये मान लो ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, और ये मान लो ये z एक्सेस है। ओके, अब इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, अब 1 यूनिट x एक्सेस में गए, 2 यूनिट्स y एक्सेस में गए और 3 यूनिट्स आप फिर गए z एक्सेस की तरफ। तो फाइनली अब यहाँ पहुँचे 1, 2, 3। वेक्टर क्या कहता है, वेक्टर कहता है कि आपको इतना घूमने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ओरिजिन से इस पॉइंट पे डायरेक्ट आ जाओ। ठीक है, और एरो लगा देना एक। ओके, तो ये पिंक वाली लाइन क्या है, ये आपकी वेक्टर की लाइन है। ठीक है, तो वो हमें 3 डायमेंशनल फिगर में घूमने से बचाता है और डायरेक्ट उस फाइनल पॉइंट पे लाता है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि आपको इस वेक्टर का लेंथ निकालना है फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, तो आपके पास दो पॉइंट्स क्या हो गए, पहला पॉइंट जहाँ से आपने स्टार्ट, तो ये मान लो ये ओ वेक्टर है, ये ओ पॉइंट है ओ, और ये ए पॉइंट है। ठीक है, तो ओ ए वेक्टर आप ओ ए वेक्टर कैसे लिखोगे आप, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया ना, x2 माइनस x1 का i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। ठीक है, ऐसे ही आप वेक्टर की इक्वेशन बनाओगे। ओके, तो ये तो वेक्टर की इक्वेशन होगी। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप, वही डिस्टेंस फार्मूला जो वही डिस्टेंस फार्मूला जो आपने क्लास 10 में पढ़ा था। ठीक है, क्या था डिस्टेंस फार्मूला, मैं इसको मिटाता हूँ पहले। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यहाँ z एक वेरिएबल एड ऑन हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल में हम पढ़ रहे हैं। ओके, और अंडर रूट भी लगाते थे आप, अंडर रूट भी लगाते थे। ठीक है, तो वही सेम फॉर्मूला यहाँ लगाना है। अब यहाँ पे आप ऑरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपका x1 y1 z1 क्या हो जाएगा, 0, 0, 0। और जो पॉइंट है आपका 1, 2, 3, वो क्या काम करेगा, x2 y2 और z2 का काम करेंगे। ओके, तो यहाँ तक की बातें क्लियर है। तब सिंपली फॉर्मूले में डालो। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, अब फॉर्मूले में डाल दो। देखो क्या है फॉर्मूला, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 0 का मतलब तो कुछ नहीं होता, तो इसका फॉर्मूला क्या बना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, और होल अंडर रूट होता है फॉर्मूले में। ओके, ये स्क्वायरिंग हम क्यों करते हैं, ताकि नेगेटिव वैल्यूज़ एलिमिनेट हो जाए और फिर उसका अंडर रूट कर दो। ठीक, क्योंकि आपने स्क्वायर किया था तो इसलिए अंडर रूट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 + 4 + 9। ठीक है, √14। सो √14 आपका डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम द ओरिजिन टिल दैट पॉइंट। ओके, तो इसी को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो कोई आपको बोले, मान लो 1, 2, 3 पॉइंट लिया था ना हमने, इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या थी, i + 2j + 3k। ठीक है, ऑरिजिन से x2 माइनस x1 करोगे। ओके, तो वेक्टर इक्वेशन ये होगी। ओके, अब इसका कोई आपको बोले कि मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड क्या करना है, एक i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर करोगे। ठीक है, a मान लेते हैं यहाँ पे इसको, और j के कोफिशिएंट का स्क्वायर करोगे, जो b है, 2 है वैसे तो। ठीक है, तो डायरेक्टली लिखता हूँ ना मैं इसको, 1, 2। ओके, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर होल अंडर रूट। ठीक है, डेरिवेशन मैंने आपको बता दी कैसे डेराइव हुआ, क्योंकि आप इस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हो, ओरिजिन से कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन विच 1 पॉइंट इज ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट इज ओरिजिन। ठीक है यहाँ तक,
तो मैग्नीट्यूड निकालना आ गया, और अंडर रूट लगाना मत भूलना भाई, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि अंडर रूट लगाना ही भूल जाते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखो, क्लास 10 से यूज़ हो रहा है। सेकेंड टॉपिक इज यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड आप समझ गए, अब मैं मैग्नीट्यूड को बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सेकेंड टॉपिक है हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिस वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड या उसकी लेंथ 1 हो, हुज मैग्नीट्यूड इज 1। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। अभी निकालते कैसे, मान लो कोई एक वेक्टर है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ 0a। ठीक है, ये पूरा फुल लेंथ का वेक्टर है। ओके, अब अगर मेरे को इसकी मेजरमेंट 1 यूनिट की बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा, इसको इसी की लेंथ से डिवाइड कर दूंगा, उसको इसी की लेंथ से डिवाइड कर दूंगा, इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। ओ ए वेक्टर था ना, इसी को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है, जो भी इसका लेंथ है, तो ये 1 ही हो जाएगा एट दी एंड। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं हम, अब मान लो ये 0 मतलब ओ ए वेक्टर है ना, तो इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिखोगे ऐसे, ए के पर कैप। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया, ऑरिजिन से स्टार्ट होके किसी भी फाइनल पॉइंट तक जाता है। ठीक है, तो ऐसे कैप लगाते हो ना आप इसको, तो इसको कहते हैं हम यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर। और कैसे निकालते हैं, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, जिससे उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 हो जाए। अब इसका एग्जांपल देख लो एक जल्दी से। मान लो ये कोई वेक्टर है, पहले तो पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, ये मान लो कोई पॉइंट है, अब इसका वेक्टर बनाना है, मतलब वेक्टर इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लो, 5 प्लस 2j प्लस 7k। ठीक है, ऐसी वेक्टर इक्वेशन बनाते हैं। अब मान लो इसको हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। इसका मान लो कोई ये वेक्टर है c, इसका वेक्टर का नाम है c। ठीक है, c पॉइंट पे था तो c वेक्टर हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। अब इसका आपको यूनिट वेक्टर बनाना है, तो इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये 0 एलिमिनेट हो गया, माइनस में 0 0 भी है सबके, तो ये हो जाएगा कितना, 25 प्लस 4 प्लस 49, तो 53 प्लस 25 जो भी आएगा, इसको यहाँ नीचे इसके रखोगे, 53 5 कितना होता है 78। ठीक है, रूट 78 हो जाएगा। तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो कैसे लिखोगे आप, देखो ऐसे लिखोगे, इसी को रूट 78 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे रूट 78। तो ये जो पूरा है ना, ये पूरा ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर। तो समझ में आ गया आपको यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, जिससे उसका ओवरऑल मैग्नीट्यूड जब उसको डिवाइड करोगे तो 1 माना जाता है। ठीक है, 1 ही होता है वैसे तो। और ये जो यूनिट वेक्टर होता है ना, ये सेम डायरेक्शन होता है, सेम डायरेक्शन। जो मान लो इस वेक्टर की डायरेक्शन ये है, 0 से a पे आप गए और a आपका पॉइंट ये है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर मतलब आपने इसका एक पार्ट निकाला, क्योंकि आपने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ इतना आपने निकाला यूनिट वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन भी सेम ही होगी। तो ये आपका यूनिट वेक्टर है ए कैप, इसकी डायरेक्शन और ये पूरे वाले उसकी डायरेक्शन, वेक्टर जो ओरिजिनल वेक्टर था उसकी डायरेक्शन सेम होगी, क्योंकि उस यूनिट वेक्टर जो है उसी का तो पार्ट है। ठीक है, उसी का तो पार्ट है, क्योंकि ये 1 यूनिट में डिवाइड हो गया। ठीक है, जो होल वेक्टर है उसको टोटल से आपने डिवाइड कर दिया ना, ये टोटल ही तो है, उसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर और ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, यहाँ तक ये है आपका यूनिट वेक्टर राइट साइड में, और ये था आपका ओरिजिनल वेक्टर, क्या था 5 प्लस 2j प्लस 7k। ये है आपका ओरिजिनल वेक्टर। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो रहा है आपको, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। ओके, अब मान लो आपको यूनिट वेक्टर को मैनिपुलेट करना है। मान लो इस मतलब इस वेक्टर की जो लेंथ है ना, मान लो इसकी वेक्टर की लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर की कर दी है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करोगे। उसके बाद जितनी लेंथ करनी है उससे मल्टीप्लाई कर लो या उतनी बार प्लस कर लो। मान लो मुझे इस वेक्टर की लेंथ 5 यूनिट की करनी है, मतलब 5 सेंटीमीटर की करनी है, तो पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालो जो निकाल दिया मैंने। अब इसी को 5 बार प्लस कर लो, या तो उससे बढ़िया तो क्या है इंटू 5 कर दो। ठीक है, तो ऐसे होते हैं यूनिट वेक्टर की लेंथ मैनिपुलेट। किसी भी वेक्टर को हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, कितनी भी लेंथ उसकी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो ऐसे, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जितनी लेंथ करनी है, जितना उसका मैग्नीट्यूड करना है, उसी से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर की लेंथ को मैनिपुलेट करना आ गया ना आपको, उसके मैग्नीट्यूड से एट द एंड डिवाइड कर देना। ओके, तो यूनिट वेक्टर भी हमारा टॉपिक हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्राइंगल लॉ। थर्ड है ट्राइंगल लॉ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्टली यूज़ होगा। मान लो कोई एक ट्राइंगल है ऐसे, ठीक है, और ये एक वेक्टर है नीचे ए, और सेम डायरेक्शन में जहाँ पर ये
ख़त्म हुआ ए वेक्टर, वहाँ से अगर बी वेक्टर कोई स्टार्ट होता है और वो जाता है किसी यहाँ पे, ठीक है, बी वेक्टर ये स्टार्ट हुआ और ख़त्म हुआ यहाँ पे, मान लो इस पॉइंट को कह दो, इसको 0 कह दो, इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, ठीक है। तो जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना, मतलब इन दोनों वेक्टर का समीशन वो ये वाला वेक्टर होगा, ये वाली लाइन जो है ये ए प्लस बी, ठीक है यहाँ तक। और इन दोनों, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये है, ए प्लस बी वेक्टर ये है, और ये ट्राइंगल लॉ कहता है भाई इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ ही होगी, बी की तरफ ही होगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। और इसका जो एंगल होगा इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, मतलब ए और बी के बीच का एंगल यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे, क्योंकि ये तो देखो ये जो एंगल है ये ऑब्स्ट्यूज है, ठीक है, तो ये एक्यूट होगा राइट वाला, तो ये थीटा डिग्री होगा इसका एंगल, ए और बी के बीच का एंगल, ओके। एंगल की डेरिवेशन मैं भी आपको करवाता हूँ, लेकिन पहले आप ट्राइंगल लॉ समझो कि अगर मान लो कोई एक वेक्टर जा रहा है ए इस डायरेक्शन में, और जहाँ पे ख़त्म हुआ उसी डायरेक्शन से स्टार्ट होकर बी वेक्टर ऊपर जा रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना ए प्लस बी, वो इसी का यहाँ पे होगा साइड में कॉरस्पॉन्डिंग, वो भी सेम डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। इसी को ए प्लस बी को हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। जहाँ पे बी क्लोज हो रहा है वहीं पे रिजल्टेंट वेक्टर भी क्लोज होना चाहिए, ठीक है। ए प्लस बी कह रहे हैं। अब इसकी डेरिवेशन देखो, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मेरे को ये मिटाना पड़ेगा, डेरिवेशन में कराऊंगा आपको पूरी, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो मैंने ये डायग्राम बनाया, ठीक है, और ये ए वेक्टर लिया मैंने, पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिखा है, ये बी वेक्टर लिया, और ये ए प्लस बी जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ से अब मुझे ए प्लस बी की लेंथ निकालनी है, ए प्लस बी रिजल्टेंट की लेंथ निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल से ऊपर से मैं एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप करूँगा, ठीक है, और इसको एक्सटेंड कर लूँगा, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर लूँगा, और इन दो ए और बी के बीच का एंगल हम राइट साइड से एंगल मेजर करते हैं, ओके। तो ये बीच का एंगल ये है थीटा डिग्री, ठीक है। अब इसका नेमिंग कर लो, इसको कर दो 0 ए बी सी, ओके, नेमिंग हो गई है। अब मुझे निकाल, देखो अगर ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो मतलब ये राइट एंगल है, और राइट एंगल है तो मतलब यहाँ पे पाइथागोरस लगेगी इस ट्रायंगल में। तो पाइथागोरस क्या कहती है, बी सी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस तो यही कहती है, ओके। और मुझे क्या चाहिए, मुझे ओ बी का स्क्वायर ही चाहिए, रिजल्टेंट की तो मैग्नीट्यूड मैं निकालना चाह रहा हूँ, रिजल्टेंट का लेंथ ही तो मैं निकालना चाह रहा हूँ। तो बी सी को, अब बी सी तो, अब बी सी कहाँ, ये रहा, बी सी की लेंथ क्या हो जाएगी, देखो बी सी की लेंथ आप कैसे निकालोगे, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके। इन ट्राइंगल ए सी बी आपको पता है कि ये जो एंगल है इसके सामने, अगर एक ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में कोई एक्यूट एंगल होता है, मतलब ये ग्रीन वाला एक्यूट एंगल, इसके सामने वाली साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और जो बची उसको बेस, और ये जो होती है हाइपोटेन्यूज, ये सबको पता है, ठीक है। और आपको ये भी पता है, बहुत अच्छे से पता है कि ए सी, देखो ध्यान से देखना, इस बी को मैं हटा देता हूँ, ए सी की लेंथ आप कैसे निकालोगे, इस ट्राइंगल में कॉस थीटा लगाओगे। कॉस थीटा क्या होता है, बी सी अपॉन ए बी, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, याद करो 10th क्लास, ओके। तो कॉस थीटा इन ट्राइंगल ए सी बी में अपने कॉस थीटा लगाया, जो कि है बी सी, एक सेकेंड, सॉरी ए सी अपॉन ए बी, क्योंकि ए सी क्या है आपका, बेस है, ए सी क्या है आपका बेस, और ए बी क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, ठीक है। तो ए सी अपॉन ए बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है, ओके। तो यहाँ से आपके पास ए सी की लेंथ आ जाएगी, एक सेकेंड यार, ये पाइथागोरस मैंने गलत, हाँ सही तो है पाइथागोरस, ओके। ए सी की लेंथ आ जाएगी, ए सी की लेंथ आ जाएगी आपके पास, ए सी इज इक्वल टू कॉस थीटा ए बी, कॉस थीटा ए बी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये ए सी क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरा जो ओ सी है ना, ओ सी है वो दो लेंथ से कंबाइन करके बना हुआ है, एक तो ए वेक्टर से कंबाइन करके बना हुआ है, प्लस ये जो है मेरा ए सी, ठीक है, और होल स्क्वायर जो लगा हुआ है बाहर में। ओ सी के पास ना दो लेंथ है, एक तो ये वाली है, एक ये वाली है, ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यह हाइपोटेन्यूज लिखा था मैंने, अब मैं इसको फॉर्मली लिख रहा हूँ, वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूँ। ए बी को मैंने क्या माना है, बी वेक्टर था मेरा, ए बी जो मेरा बी वेक्टर था, तो ए बी को रिप्लेस कर दूँ मैं बी वेक्टर से, तो ए सी की लेंथ आ जाएगी आपके पास कॉस थीटा बी वेक्टर, ठीक है। अरे ए बी जो मेरा बी वेक्टर ही तो था,
ओके, और ओ ए मेरा क्या था, ए वेक्टर था, ठीक है। तो यहाँ पे ए वेक्टर तो यही रहेगा, ए सी के जगह क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बी वेक्टर और इसका होल स्क्वायर। और बी सी मेरे पास क्या था, बी सी की लेंथ आपको निकालनी पड़ेगी। बी सी की लेंथ देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। ए बी की जगह मैं दोबारा लिख दूँ बी वेक्टर, ठीक है। तो बी सी की लेंथ आ जाएगी बी वेक्टर इंटू साइन थीटा, ओके। तो बी सी की लेंथ यहाँ लिखोगे बी वेक्टर इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अच्छे से पहले यहाँ तक देख लो, अच्छे से पहले यहाँ तक देख लो मैंने क्या क्या करा हुआ है। मैंने इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाई है भाई, ताकि मेरे को ए सी और बी सी मिल जाए, क्योंकि ए सी और बी सी यहाँ यूज़ होंगे, ठीक है। ए सी और बी सी यहाँ यूज़ हो गया, तो मैं मिटा दूँ सब कुछ अब। देखो अगर यहाँ तक समझ नहीं आया तो रिवाइंड करके देखना बुक्स को दोबारा, ओके। अब इसको खोल दो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, थीटा प्लस 2a कॉस थीटा बी, ठीक है, इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, ओ बी का स्क्वायर चल रहा है। समझ गए ना यार मैंने क्या कर रहे हैं हम, ओ बी का स्क्वायर चल रहा है, और ओ बी क्या है, ए प्लस बी, रिजल्टेंट वेक्टर ही तो था, का होल स्क्वायर, ओके। यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अंदर रह जाएगा, और प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक अभी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर चल रहा है, ओके। अब ये बी स्क्वायर को लिखो मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए को लिखो मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे तो 2 ऑफ मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, दोनों तरफ मॉड ले लिया, कुछ नहीं करा, ठीक है। अब ये ए प्लस बी स्क्वायर हटा दोगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में अंडर रूट हो जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ भाई ये होती है मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड ए का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर, और ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपको एंगल बिटवीन ए एंड बी गिवन हो, वो एंगल जो था। तो रिजल्टेंट वेक्टर का लेंथ निकालना आ गया है सबको, बिल्कुल आ गया है, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसकी डेरिवेशन मैंने आपको बता दी कैसे करी है, ओके। आप डायरेक्ट इसको याद करो, डेरिवेशन तो आई नहीं, लेकिन डेरिवेशन मैंने इसलिए कराई ताकि आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये जो ट्रायंगल लॉ में पढ़ा था ना आपने रिजल्टेंट, इसकी लेंथ, और ये कभी लगेगा जब यहाँ से ये थीटा था, ठीक है, इसको यूज़ किया, तो इसका मॉड आपका, इसका लेंथ निकल गया है, कब लगेगा, जब व्हेन एंगल बिटवीन, ये जो थीटा गिवन हो, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज़ गिवन, ठीक है। और मान लो अगर थीटा की वैल्यू π/2 हो जाती है, मतलब 90 डिग्री हो जाती है, तो कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, सबको पता है। तो ये ए प्लस बी मॉड का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट मॉड का ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर, ये क्योंकि ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। और ये कब होगा, जब आपका क्या बोलते हैं, थीटा जो है वो π/2 यानी 90 डिग्री हो, क्योंकि कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है ना, ओके। तो ये दो फॉर्मूले याद रखना, डायरेक्ट लगाऊंगा मैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, डेरिवेशन भी करा दी। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीगन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीगन लॉ। अभी पॉलीगन लॉ क्या होता है, मान लो ये एक फिगर है, क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। एक वेक्टर यहाँ से, तो यहाँ से ओ से स्टार्ट करते हैं वेक्टर, फिर यहाँ जो क्लोज हुआ तो यहाँ से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ, ये जहाँ क्लोज हुआ वहाँ से तीसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ, और वापस आके यहीं ख़त्म हो गया, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो, स्टार्ट वहीं से हुआ वो वेक्टर, ठीक है। सीरीज़ पे चलता है कि मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, और एक ये डी वेक्टर है, ठीक है। अगर मान लो स्टार्टिंग इज इक्वल टू एंडिंग हो गई वेक्टर्स की, तो इन सब का जो सम होगा ना वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे ख़त्म हो गए, ठीक है। तो इन सब का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इन सब का 0 हो जाएगा, ओके। तो ये एक थ्योरी है।
मान लो अगर ये सारे वेक्टर यहाँ पे स्टार्ट हुए, जो लास्ट वाला वेक्टर है ना, लास्ट वाला वेक्टर रिवर्स हो गया, लास्ट वाले की डायरेक्शन ऐसे हो गई, ठीक है। देखो ये ओ से स्टार्ट था ना, तो ओ से ए पे गया सेम डायरेक्शन पे, बी से गया सेम डायरेक्शन पे, सी पे गया सेम डायरेक्शन में, लेकिन लास्ट वाला जो जॉइंट वाला पॉइंट था, जो जॉइंट लास्ट वाला वेक्टर था, उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो ये जो रिवर्स होगी ना, तो डी जो होगा ना वो सबका रिजल्टेंट बन जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ें याद रखो, अगर उसकी डायरेक्शन अलग होगी, ये एमसीक्यू में फंसा देंगे आपको और ये ऑप्शन में दे देंगे, ठीक है। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पॉलीगन लॉ क्लियर नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। अब तो आपको क्लियर हो गया ना, सबकी डायरेक्शन सेम तो उन सबका सम जीरो। अगर लास्ट वाले की डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो लास्ट वाला इज इक्वल टू सबका सम, ओके, पॉलीगन लॉ कहते हैं इसको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका पॉलीगन लॉ हो गया। अब करते हैं हम कोलीनियर वेक्टर्स। कोलीनियर वेक्टर्स कोई नहीं, बस ये तीन अगर मान लो पॉइंट है, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है, ओ ए बी। तो इफ़ ओ ए वेक्टर विल बी इक्वल टू, या एक काम करता हूँ इसको, हाँ ऐसे लिख देता हूँ, या तो ओ ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर, देन ओ एन ए बी वेक्टर्स आर कोलीनियर। अब लैम्डा कोई भी कांस्टेंट है, लैम्डा इज सम कांस्टेंट। अब मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो। मान लो ये एक वेक्टर है, इसको हटा देता हूँ, एग्जांपल से समझो। मान लो ये वेक्टर है आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, ये एक वेक्टर है, ओके। अब मान लो इस वेक्टर में मैं कुछ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ पूरे वेक्टर में, तो नया वेक्टर मिलेगा मुझे एक, मान लो 3 मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो बी वेक्टर की वो क्या हो जाएगी 3i प्लस 6j प्लस 9k, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, इफ़ ए वेक्टर इज़ लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, या ऐसा लिख दो इसको, बी वेक्टर इज़ लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर टाइम्स ए वेक्टर, देन ए एंड बी वेक्टर्स आर कोलीनियर, ओके। अब यहाँ आप देख भी सकते हो क्या, देखो यहाँ पे आप आई प्लस 2j प्लस 3k में आपने 2 मल्टीप्लाई कराया, तब आपको ये वाला वेक्टर मिला ना, ठीक है। तो आपने क्या करा, ए वेक्टर में आपने सम लैम्डा मल्टीप्लाई कराया, तब आपको एक नया वेक्टर बी वेक्टर मिल गया। तो मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल हैं या कोलीनियर हैं, समझ गए। ये लैम्डा का काम कौन कर रहा है, आप 2 कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें 2 की जगह कुछ और मल्टीप्लाई करवा दो, कुछ और करवाना है करवाओ, 5 करवा लो, तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा अब 5i प्लस 10j प्लस 15k, ठीक है। अब यहाँ लैम्डा की जगह 5 आ जाएगा और ये वैल्यूज अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी, ओके। तो समझ गए, इफ़ बी वेक्टर और या ए वेक्टर दोनों इधर उधर भी हो सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ सम अदर वेक्टर है ना, तो दीज 2 वेक्टर्स विल बी कोलीनियर, ओके। तो कोलीनियर वेक्टर का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। अगर उसमें से पूरे वेक्टर में से कुछ कॉमन आ रहा है और वो किसी तीसरे वेक्टर के इक्वल हो रहा है, तो ये दोनों वेक्टर आपस में कोलीनियर हो गए, ठीक है। पहले कॉमन आना ज़रूरी है और वो सब में से कॉमन हो, और फिर वो उसके इक्वल भी हो, ठीक है। मान लो ये वेक्टर है आपका, ये ऊपर वाला, उसमें आपने कुछ मल्टीप्लाई करवाया है, तो जो मल्टीप्लाई करवाया है उससे एक नया वेक्टर मिलेगा, मतलब जो मल्टीप्लाई करवाया था वो बाहर भी आएगा, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर समझ गए। अब है लास्ट मेरे ख्याल से डायरेक्शन कोसाइंस, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज को, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझाना एक बहुत ज़रूरी था। अब डायरेक्शन कोसाइंस किसको कहते हैं, मान लो ये वेक्टर है, डायरेक्शन कोसाइंस। अब मैं क्या इसकी एक्सप्लेनेशन दूँ, इसकी डेरिवेशन देखो आनी नहीं है, बट मैथ्स में इंटरेस्ट आ जाएगा तो समझ लो। चलो, ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस और ये मान लो जेड एक्सेस, ठीक है। ऐसे 3 डायमेंशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब मान लो यहाँ पर कोई एक वेक्टर है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। इसको मान लेते हैं क्या नाम दे, जेड, इसको नहीं एम दे देते हैं, इसको नहीं एम भी नहीं पी दे दो, ठीक है। मान लो ये पी पॉइंट है, ओके। तो ये पी वेक्टर है, ओ पी वेक्टर है, ओके, ओ पी वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड है मान लो आर, ठीक है। मैग्नीट्यूड इज आर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल अंडर रूट, ठीक है, आर है। अब मान लो ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सेस के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है, वाई एक्सेस के साथ बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सेस के साथ गामा एंगल बना रहा है, मान के चलो, ठीक है। अब मुझे इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने, मतलब इन सबके कॉस थीटा निकालने, ठीक है। अब ये है टॉपिक तो मुझे करवाना पड़ रहा है। अब पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, पहले अल्फ़ा के लिए निकालो, ठीक है, अल्फ़ा के लिए निकालो। तो अब अगर पी से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सेस में, तो मैंने आपको बताया कि एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर, और इसको बेस लेंगे, ठीक है। तो आप कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालोगे, कॉस अल्फ़ा निकालोगे, मतलब इन ट्राइंगल
नेम दे दो इसको, चलो बी कह दो, ओ बी पी में, ओ बी पी में, ठीक है। कॉस अल्फा निकालोगे क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है ओ बी अपॉन ओ पी, और ओ बी क्या है आपके पास, अगर इस पॉइंट पे आप एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है तो ओ बी की लेंथ आपको समझ में आती है, ये एक्स ही है, ठीक है। अब एक्स यूनिट से तो राइट साइड चले हो, तो ओ बी इज इक्वल टू एक्स, और ओ पी क्या है, आर है, ओ पी क्या है, आर है, ठीक है। तो कॉस अल्फा बस यही होता है इसका डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा का डायरेक्शन कोसाइन निकल गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके। अब सेम चीज़ कर लो अब इसके साथ वाई एक्सेस वाले के साथ, कैसे करोगे वाई एक्सेस वाले के साथ, देखो इसको मिटा देते हैं, अब परपेंडिकुलर वहाँ ड्रॉप करो ऊपर ऐसे, ठीक है। और ये हो जाएगा, अब क्या बीटा माना था ना आपने, तो कॉस बीटा निकालो वहाँ से, कॉस बीटा क्या निकालोगे, अब इसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, इसको बेस, ठीक है, यहाँ वाली को, तो ये हो जाएगा वाई एक्सेस अपॉन में आर, क्योंकि आर क्या है आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है, अगेन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया इसका डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन मतलब कॉस थीटा, ओके। तो सिमिलरली कॉस गामा क्या हो जाएगा आपका, जेड अपॉन, क्योंकि जेड यूनिट्स अपॉन आर, ठीक है। तो ये ऐसे निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डेरिवेशन ये रही, सिंपल था ऐसा, तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं। और डायरेक्शन कोसाइन का एक वो होता है कि कॉस अल्फा स्क्वायर कॉस प्लस कॉस बीटा स्क्वायर प्लस कॉस गामा स्क्वायर, ये गामा है, इज इक्वल टू अब इज इक्वल टू 1 होता है। अभी क्यों होता है 1, चलो आएगा नहीं, लेकिन देख लो, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कर दो प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कर दो प्लस कॉस स्क्वायर गामा कर दो, क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस जेड अपॉन आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, नीचे तो कॉमन डिनोमीटर तो होल अपॉन आर स्क्वायर लिख दूँ। और आपको सबको पता है कि ये जो है ऊपर, ये मैग्नीट्यूड ही है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही है ऊपर, ठीक है, ऊपर भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही है, ओके, क्योंकि ये एक पॉइंट है, और पॉइंट आपने ओरिजिन से नापा है, तो मैग्नीट्यूड अंडर रूट लगाओगे तो मैग्नीट्यूड बन जाएगा, और स्क्वायर कर दोगे तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चल ही रहा है, तो इसका जो होगा वो 1 होगा, ओके। ये डेफिनेशन है उसकी डायरेक्शन कोसाइंस की। निकालते कैसे हैं मैंने आपको बता दिया, और निकालोगे कैसे, देखो अगर आपको मान लो कोई वेक्टर गिवन है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है, मान लो ये वेक्टर आपको गिवन है, डी वेक्टर है मान लो, और इसका डायरेक्शन कोसाइन आपका पूछें तो वही एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड, तो एक्स का काम कौन कर रहा है, ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिस वेक्टर, फिर दूसरा डायरेक्शन कोसाइन होगा बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, बस ये सारे डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। यही तो आपने लगाया एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर, जेड अपॉन आर, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस भी हो गए। लास्ट है आपका सेक्शन फार्मूला, वो भी देख लो, सेक्शन फार्मूला आपने क्लास 10 में भी पढ़ा है, अभी समझ लो, अगर यहाँ तक समझ नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो रिवाइंड करके देखो, सब कुछ समझना ज़रूरी है, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन में आ जाऊँगा तो मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। डायरेक्शन कोसाइंस हो गया, कोलिनियर भी हो गया था। अब है आपका क्या, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, देखो अगर मान लो ये एक वेक्टर है, यहाँ पे x1 y1 z1, ठीक है, पी पॉइंट पे, और सेम ओरिजिन से यहाँ पे कोई दूसरा वेक्टर है x2 y2 z2, इसको ले लो q पॉइंट, ठीक है, और इसके बीच में एक वेक्टर बैठा है c वेक्टर, जो इस दोनों वेक्टर को p और q को 2:m:n में बांट रहा है, ठीक है, m:n कुछ भी हो सकता है, और ये c वेक्टर का है x, y, z, ओके। तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, इस वेक्टर को कैसे निकालोगे, सी वेक्टर को, अगर ये m:n में बांट रहा है, तो अगर इंटरनली बांट रहा है, तो जो अपने क्लास 10th में पढ़ा था ना सेक्शन फार्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक चैप्टर नंबर 10 था मेरे ख्याल से वहाँ भी, तो उसका फार्मूला आपने पढ़ा था mx2 प्लस nx1 अपॉन में m+1, सेम फार्मूला यहाँ भी लग जाएगा, बस x2 x1 की जगह क्या लग जाएगा, अगर मान लो ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ठीक है, और ये तो c वेक्टर है ही, ओके, इसको फिर ए बी नाम दे देते हैं पी क्यू की जगह, ठीक है। तो यहाँ फार्मूला क्या बन जाएगा इंटरनली का, m_b1 प्लस n a b1 क्यों कह रहा हूँ, m इंटू बी वैक्टर प्लस n इंटू ए वैक्टर अपॉन में m+n, ठीक है, और ये m और n आपको गिवन होंगे, टेंशन मत लो। ये इंटरनली के केस में, एक्सटर्नली के केस में m इंटू बी वैक्टर माइनस n इंटू ए वैक्टर अपॉन में m+n, सॉरी हाँ m-n, ओके। ये हो जाएगा आपका एक्सटर्नली के केस में, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही हैं, ओके।
तो ये दोनों फार्मूले याद रखना भाई दिमाग में। सेक्शन फार्मूला हो गया, और क्या बचा है इसमें अब? मेरे ख्याल से सब कुछ मैंने निपटा दिया। अब मैं क्वेश्चन पे जा सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फिर अब सबका मैग्नीट्यूड निकालना है इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से। हाँ देखो, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। मैंने आपको बताया ना ये एक वेक्टर है, कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? ऐसे साइन लगाओगे, फिर अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस, स्टार्टिंग में ही बताया था 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा √3। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का निकल गया। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 4 प्लस 49 प्लस 9। ओके, कितना हो जाएगा ये? 18, 58 प्लस 4 √62। ओके, √62 हो गया थर्ड वाले का, मतलब सी वेक्टर का। कैसे निकालोगे? 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर माइनस प्लस -1/√3 का स्क्वायर होल अंडर रूट। ठीक है, तो इसका मतलब 1/3 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3/3, डेट इज़ 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में चले। तीनों का मैग्नीट्यूड निकालना आ गया आपको। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, मतलब उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मान लो एक वेक्टर ऐसा है i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, मान लो एक वेक्टर ऐसा है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट होता है, तो 1 प्लस 4 प्लस 9 दैट इज़ √14। अब कोई दूसरा वेक्टर निकालो जिसका √14 ही हो मैग्नीट्यूड। कैसे निकालोगे? 3 को i के पास भेज दो। मान लो ये कौन सा पॉइंट था? 1, 2, 3 था ना ओरिजिन से। अब उस पॉइंट को ले लो 3, 2, 1। ठीक है, एट दी एंड तो वो रूट के अंदर जाके प्लस ही होंगे। तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड निकालो, 3i प्लस 2j प्लस k। ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकालोगे आप, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ही होगा। एट दी एंड आएगा क्या आपके पास? अंडर रूट 9 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज़ √14। ठीक है, इधर उधर कर दो इनके कोऑर्डिनेट को, डिफरेंट पॉइंट में पहुंच जाओगे। मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना, लेंथ तो सेम ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या? ये भी इस तरफ जा रहा हो और ये भी इस तरफ जा रहा हो। इसका मतलब क्या? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोलिनियर और पैरेलल का मतलब एक ही होता है भाई। कोलिनियर एंड पैरेलल वेक्टर्स का मतलब एक ही होता है। ये पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। तो इन दोनों पॉइंट्स को पैरेलल ना लेते हुए कोलिनियर भी ले सकते हो आप। ठीक है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, और जो कोलिनियर का एग्जांपल दिया था वो यहाँ दे दो। दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, डायरेक्शन सेम है। ठीक है, ओ ए वेक्टर ले लो, इसको बी वेक्टर ले लो। क्या करोगे आप? कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 7i प्लस 2j प्लस 3k। मान लो ये कोई वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर दे दो इसको, और बी वेक्टर के लिए इसमें 2 मल्टीप्लाई करवा लो सब में। 2 × 7i प्लस 2j प्लस 3k। यहाँ से आपको एक नया वेक्टर मिलेगा 14i प्लस 4j प्लस 6k। ठीक है, अब ये जो वेक्टर है बी वेक्टर, वो ए का कुछ ना कुछ मल्टीपल है ना, तो ए एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, हैंस दे हैव सेम डायरेक्शन। कोलिनियर, सेम डायरेक्शन। अब डायरेक्शन सेम है क्योंकि यहाँ आपने पॉजिटिव लिया है। ठीक है, अगर मैं मान लो इसी को नेगेटिव कर लूँगा ना, तो ये जो होगा ना फिर ऐसे एक वेक्टर हो जाएगा आपका। ठीक है, उन दोनों की डायरेक्शन चेंज होगी। लेकिन अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो सेम डायरेक्शन में रखने के लिए तो इसको सेम डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव ही लेना। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था वो कोलिनियर वाला, याद है ना? ठीक है, कोलिनियर पहले एक ही चीज़ है, ये दोनों वेक्टर आपके आगे जो कि सेम डायरेक्शन में है क्योंकि पॉजिटिव में आपने लिया है। ठीक है, तो नेगेटिव में करना होगा तो डिफरेंट डायरेक्शन हो जाएगी। तो नेगेटिव में कैसे करोगे? इसको पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करवा लो। ठीक है, तो आपका क्या है? ए वेक्टर इज इक्वल, नहीं ऐसे लिखो, बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, और लैम्डा का काम कौन कर रहा है? 2 वेक्टर 2। अगर ये 2 की जगह -1 होता तो ये डिफरेंट डायरेक्शन का हो जाता, ध्यान रखना। ठीक है, कोऑर्डिनेट की कंडीशन से यूज़ करके हमने बना दिया इसको। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर्स 2y प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल। अब इक्वल वेक्टर्स किसको कहते हैं? जिनका सेम मैग्नीट्यूड प्लस सेम डायरेक्शन हो। सेम डायरेक्शन है क्योंकि पॉजिटिव लगा हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव के साथ इनटू है तो सेम डायरेक्शन है। ठीक है, अब ये सेम मैग्नीट्यूड कैसे होगा इनका? जब 2i प्लस 3j, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, 2 स्क्वायर प्लस 3 इसका। ठीक है, मान लो ये कोई वेक्टर है, सी वेक्टर ले लो, इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखोगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 4 प्लस 9 √13। ठीक है, अब फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट दी वेक्टर्स आर इक्वल। अब इनका मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। ठीक है, कैसे लिखोगे? जब xi और yj भी क्या हो जाएंगे? 2 और 3 ही होंगे, तभी तो उनका मैग्नीट्यूड सेम आएगा। सेम आएगा क्या? रूट कितना है ये? √13 ही होगा ना। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई तूने यहाँ पे
एक्स को 2 और वाई को 3 माना, तो वाई को 3 और एक्स को वाई को 2 और एक्स को 3 भी तो मान सकता था, मतलब आप इसको रिवर्स भी तो कर सकते थे। अगर आप ऐसा कर देते ना, मतलब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा, जो कि जेन्युइन है, आना भी चाहिए, कि यहाँ मैंने एक्स को 2 माना और वाई को 3 माना, सिंपली वहाँ से कंपेयर करके, क्या मैं एक्स को 3 और वाई को 2 नहीं मान सकता था? तब भी तो मेरा मैग्नीट्यूड सेम हो जाता, मैग्नीट्यूड सेम होता, लेकिन डायरेक्शन अलग होती, डायरेक्शन अलग हो जाती। कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर लो दोनों को, ये 2,3 है, यहाँ कहीं होगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि मैं, तो यहाँ इसके ओरिजिन से जो डायरेक्शन है वो ये है, ओरिजिन से डायरेक्शन इस तरफ है। अगर आप मान लो आप कहते हैं 3,2 तो की डायरेक्शन तो कहीं और होती ना, ये 2,3 यहाँ पे है, तो 3,2 यहाँ कहीं होता, ठीक है। इसकी डायरेक्शन अलग अलग हो जाती, फिर ये इक्वल नहीं रहते। तो इक्वल वेक्टर्स के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी है। माना दोनों का मैग्नीट्यूड √13 ही है, लेकिन ये इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे। इक्वल वेक्टर्स के लिए दोनों की डायरेक्शन सेम होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द स्केलर एंड द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद द इनिशियल पॉइंट 2, 1 एंड टर्मिनल पॉइंट। यहाँ से वेक्टर स्टार्ट है 2,1 से, कहाँ पे एंड है 5,7 पे। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, 2 पॉइंट से वेक्टर की इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप। प्लीज़ इग्नोर दिस साउंड, ठीक है, मेरे आसपास बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। सो ये x1 का काम कर रहा है, y1 का काम कर रहा है, x2 का काम कर रहा है, y2 का काम कर रहा है, ओके। तो x2 - 5 - 2 i कैप प्लस 7 - 1 j कैप, ठीक है। ये आगे आपका नया वेक्टर कितना हो जाएगा, -7i प्लस 6j, ठीक है। ये न्यू वेक्टर है जिसका स्केलर क्वांटिटी क्या है भाई, स्केलर कंपोनेंट है -7 एंड 6, और वेक्टर कंपोनेंट तो ये पूरा ही है, ठीक है। यहाँ तक 7i प्लस 6j, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन ही तो है वो। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस, ठीक है। 3 वेक्टर्स गिवन है, तीनों का सम कैसे करोगे, आई वाले को आई वाले के साथ प्लस करो, जे वाले को जे वाले के साथ प्लस करो, और के वालों को के वालों के साथ प्लस करो, ओके। अब यहाँ पे कोई ट्रायंगल लॉ लगाने मत बैठ जाना, ट्रायंगल लॉ के लिए एंगल दिया हुआ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर कहीं सोच रहा हो कोई, तो a प्लस बी प्लस सिंपली करो आप, और सबको उनके कोफिशिएंट के साथ ही प्लस करो, ठीक है। i - 2j प्लस के प्लस -2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस i - 6j - 7k, ठीक है। सबको प्लस करो, i को i वालों के साथ, तो कितना हो जाएगा, i - 2i -i प्लस i कट ही जाएगा वो, ठीक है। तो 0i और -2j प्लस 4j 2j माइनस 6j माइनस 4j प्लस आ रहा है ना भाई, सबको करना है। 6 माइनस कितना, ये 7 है ना, 6 - 7 - 7 पे, तो ये है भाई आपका फाइनल आंसर, ठीक है। एडिशन सबका मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, के 6, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में चले। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। मैंने आपको बताया यूनिट वेक्टर और ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है, क्योंकि उसी का तो एक पार्ट है वो। मान लो ये कोई ओरिजिनल वेक्टर है ए, इसकी क्या दी है आपको, ए प्लस जे प्लस 2k, ठीक है। और इसका यूनिट वेक्टर यहाँ से यहीं इतना पार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आपने इसी को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऐसे तो निकालते हैं यूनिट वेक्टर, स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। तो क्या है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, कितना हो जाएगा ये 5 + 6 √6, ओके। तो √6 से डिवाइड कर दो उसको, i प्लस जे प्लस 2k अपॉन में √6, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। वेक्टर और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी, फ्रॉम वेयर p एंड q आर द पॉइंट्स 1, 2, 3। अरे ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, 1, 2, 3 एंड q = 4, 5, 6, ठीक है। दो इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन तो आपको अच्छे से आती है। x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j प्लस z2 - z1 k। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ भाई, आपको लिखना है ये फॉर्मूला, 4 - 1 i ऐसे लिखोगे, प्लस 5 - 2 j प्लस 6 - 3 k। तो ये हो जाएगा 3i प्लस 3j प्लस 3k। क्या बोल रहा है भाई, यूनिट वेक्टर निकालो। तो ये एक वेक्टर आ गया, मान लो सी वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर के लिए कैप लगाते हैं, अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड निकालो जल्दी से, 3² प्लस मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ भाई, कोई समझ रहे, यहाँ पे निकालते चलो, 3² प्लस 3² प्लस 3², ठीक है। 9 3 27 √27 खोलना है इसको, एलसीएम ले लेना है इसको, कितना आ जाएगा ये 3 रूट, मेरे ख्याल से
3√9 होगा ना, नहीं 3 × 3 √9 का LCM कितना होता है, देखो उसको तोड़ो ना, 27 को कर लिखो आप 3 × 9, ठीक है, 9 को लिखो फिर 3 × 3 × 3, ठीक है। अब इस 3 में था तो 9√3, 9√3 आएगा ना, नहीं नहीं सॉरी 3√3, क्योंकि इसमें से एक कॉमन आएगा और इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो उसको रूट के अंदर ले लेंगे, तो 3√3 इज़ योर मैग्नीट्यूड। तो 3√3 नीचे और यूनिट वेक्टर निकाला है ना, ठीक है। ऊपर से 3 कॉमन ले लोगे तो ऊपर क्या बचेगा, i + j + k, और नीचे से 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर नीचे क्या बचेगा, √3। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फॉर गिवन वेक्टर्स a इज इक्वल टू 2i - j + 2k एंड b इज इक्वल टू -i + j - k, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a + b। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा देता है जो हमने पढ़ा। आपको किसी की भी वैल्यू गिवन है, पहले ये बताओ आप मुझे, जो आप रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाना चाह रहे हो, कईयों के दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। ये फार्मूला मैंने डेराइव भी करके दिखाया आपको। इसके लिए आपको cos थीटा चाहिए, थीटा की वैल्यू आपके पास है नहीं, ये एंगल बताया नहीं, तो सिंपली आप इसको प्लस करोगे, ठीक है, सिंपली आप इसको प्लस करोगे। कैसे प्लस करोगे भाई, ओके, प्लस करो। तो आपका फाइनली क्या बचा, i + k, ठीक है। क्या बोल रहा है, यूनिट वेक्टर निकालो इसका। सो यूनिट वेक्टर, इसको मान लो a + b का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज़ √2। सो इसका न्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर ऑफ रिजल्टेंट नहीं कह सकते, a + b। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, मतलब सेम डायरेक्शन, विच हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 यूनिट्स। मतलब यहाँ यूनिट वेक्टर निकालोगे, मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर की लेंथ मैनिपुलेट करना, जिसका मैग्नीट्यूड इस बार 8 यूनिट्स दिया हुआ है। तो इसको मान लेते हैं सी वेक्टर कोई है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 25 + 1 + 4 √30 है ना, 25, हाँ √30 तो होगा, तो √30 आ गया आपका आंसर। अब इसका यूनिट वेक्टर लिखो 5i - j + 2k अपॉन में √30, ये यूनिट वेक्टर हो गया। अब आपको इसकी लेंथ, या तो इसको 8 बार प्लस करो, उससे अच्छा इंटू 8 कर दो, एक ही तो बात है। तो ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इसको यहीं छोड़ना, यहीं छोड़ दो, अंदर ले जाओ, या तो 40i, सॉरी हाँ सही तो है, -8j + 16k अपॉन में √30, यहीं छोड़ना, यहीं छोड़ दो, नीचे से एलसीएम लेके कुछ कॉमन ले लो, क्या लोगे, छोड़ो यार। क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट दी वेक्टर्स आर कोलीनियर, मतलब वो उसका कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए। देखो ये आपके पास वेक्टर है 2i - 3j + 4k, इसमें कुछ ना कुछ का मल्टीप्लाई है जिससे आपको इस वेक्टर पे पहुंचोगे आप, है कुछ ऐसा, -2 मेरे ख्याल से। अगर आप इस वेक्टर में, मान लो इसको ए वेक्टर ले लो, इसमें -2 मल्टीप्लाई करवा लोगे, तो क्या मिलेगा आपको, -4i + 6j - 8k, ठीक है, यहीं तो पहुँचे आप। तो आपने क्या करा, इसको मान लो बी वेक्टर ले लो, बी वेक्टर तक पहुंचने के लिए आपने ए में -2 मल्टीप्लाई कराया, ठीक है। तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ b इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ a, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है क्योंकि -b है साथ में, लेकिन ये कोलिनियर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मैंने आपको तो ये निकाल के भी दिखाया, प्रूफ भी करके दिखाया, i + 2j + 3k, इसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे आप, कॉस अल्फ़ा x अपॉन, इसको मान लो अगर c वेक्टर ले लो तो मैग्नीट्यूड ऑफ c, कॉस बीटा y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ c, कॉस गामा z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ c, ठीक है। तो 1 अपॉन मैग्नीट्यूड निकालो इसका, c का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा ये,
9 + 1 + 4 √14, तो 1/√14 पहला डायरेक्शन कोसाइन कोस अल्फा, यानी कॉस बीटा कितना हो जाएगा 2/√14, कॉस गामा कितना हो जाएगा, गामा, ये गामा ऐसे होता है यार, अल्फा लिख रहा हूँ मैं उसको, गामा ऐसे होता है 3/√14। क्वेश्चन नंबर 13, 2 मिनट में होते हैं क्वेश्चन, कंसेप्ट क्लियर हो तो, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग, अबे यार दोबारा वही पॉइंट, ये क्वेश्चन में तो स्किप करने का मन कर रहा है, क्योंकि ये तो आपको खुद करना चाहिए। 2 पॉइंट से वेक्टर बनाना, x2 - x1 i + y2 - y1 j + z2 - z1 k, ठीक है। तो ए बी वैक्टर कैसे लिखोगे आप, -1 - 1 i + -2 j + -1 सॉरी 1 माइनस का -3 k, क्या हो जाएगा ये -2i, लैग नहीं होना चाहिए भाई, -4j + 4k, ठीक है। ये वेक्टर आ गया। अब क्या बोल रहा है वो, इसका डायरेक्शन कोसाइन, इसका पहले मैग्नीट्यूड निकालो, पहले तो इसको नेमिंग कर दो, इसकी क्या करोगे, इसको ए बी वैक्टर, ए बी वैक्टर लिख लो। ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भाई, -2 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, 4 + 16 + 16 32 36 6, ठीक है। मैग्नीट्यूड आ गया 6। अब क्या करोगे, डायरेक्शन कोसाइन लिखोगे, यानी कॉस अल्फा = x/ मैग्नीट्यूड, यानी ए बी, कॉस बीटा = y/ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, कॉस गामा = z/ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। डालो वैल्यूज़, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, 6 है मैग्नीट्यूड, याद रखना। तो पहला का आंसर हो जाएगा आपका -2/6, दूसरे का आंसर हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा हो जाएगा -4/6 और 4/6, ठीक है। सॉल्व कर लेना, -1/3 ये हो जाएगा -2/3 और ये हो जाएगा 2/3। डायरेक्शन को साइन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में चलूँ मैं अब। 14 कह रहा है भाई, शो दैट द वेक्टर i + j इज इक्वली इंक्लाइंड टू OX, OY एंड OS। मान लो कोई एक वेक्टर है 1, 1, 1, वो कह रहा है कि इसके साथ भी ये अल्फा एंगल बना रहा है, इसके साथ बीटा एंगल बना रहा है और इसके साथ गामा एंगल बना रहा है, जो मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइन में समझाया, वो निकाल के दे दो मुझे। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब सिंपली। तो जब इनके एंगल सेम है ना, क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड है तीनों एक्सेस के साथ, तो मतलब इसका एंगल सेम है तीनों के साथ, ये अल्फा बीटा और गामा सेम है, तो अल्फा बीटा और गामा सेम है, तो तीनों के डायरेक्शन कोसाइन भी इक्वल होंगे। अब कैसे होंगे देख लो, कॉस अल्फा कैसे निकालते हो, वेक्टर मैग्नीट्यूड, इसको आर दे देता हूँ मैं पॉइंट, तो इसका मैग्नीट्यूड आर हो जाएगा। इस वीडियो कोई बीच से नहीं दिखेगा, स्टार्टिंग से देखोगे, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो एक्स क्या है आपका 1/ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा √3, अगर मैग्नीट्यूड मैं स्किप कर दूँ, नहीं कर सकता, फिर आप बोलोगे कि स्किप कर रहा है, सबके कोफिशिएंट का स्क्वायर √3 आ जाएगा भाई, ये √3 हो जाएगा, ये भी 1/√3 हो जाएगा, ये भी 1/√3 हो जाएगा। तीनों के डायरेक्शन कोसाइन से इक्वल, मतलब दे आर इक्वली इंक्लाइन टू ऑल दी 3 एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 15 नाउ विल मूव। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर विच डिवाइड्स, अब ये सेक्शन फार्मूला लगेगा भाई, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे सेक्शन फार्मूला इंटरनली बोला है, दोनों बोला है, ठीक है। रेशोज कुछ गिवन 2:1, मतलब एम और एन का काम क्या कर रहा है, 2:1 कर रहा है, ठीक है। दो वेक्टर आपको गिवन है, स्टार्टिंग कहाँ से भाई, पी के लिए कौन सा वेक्टर है, i + 2j - k, और क्यू के लिए कौन सा वेक्टर है, -i + j + k, ठीक है। अब ये पोजीशन वेक्टर है, मतलब ये तीनों ओरिजिन से स्टार्ट है, मतलब दोनों ओरिजिन से स्टार्ट है, तो ये पी वेक्टर है, इसको बी कह दो, नहीं इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, ठीक है। और एक कोई पॉइंट है सी, जो इन वेक्टर्स को x, y, z है, इस वेक्टर को 2:1 में बांट रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है वो वेक्टर बताओ, वो वेक्टर कैसे बताओगे, सिंपल इससे ये वाला सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। तो ये जो सी वेक्टर है आपका, वो कैसे निकलेगा, m इंटू बी वेक्टर प्लस n यानी 1 इंटू ए वेक्टर अपॉन में 2 + 1 -2i + 2j + k 2k सॉरी + i + 2j - k अपॉन में 3, ठीक है।
तो ये उसको मिटा दूँ ऊपर से। सॉल्व करो, डायरेक्ट प्लस करो आई वालों के आई के साथ लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स। माइनस टू आई प्लस आई कितना होता है माइनस आई। टू जे प्लस टू जे कितना होता है प्लस फोर जे प्लस के अपॉन में थ्री। तो ये आपके आ गया न्यू वेक्टर जो कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अब सॉरी इंटरनली के लिए ये था, एक्सटर्नली के लिए बीच में माइनस लग जाएगा। तो जब माइनस लग जाएगा तो वो भी निकालना पड़ेगा यार। एक्सटर्नली का फॉर्मूला m इंटू बी वैक्टर माइनस n इंटू ए वैक्टर अपॉन में m माइनस वन। ठीक है, कहाँ निकालूँ, जगह तो कहीं नहीं है, मिटाना पड़ेगा इसको। टू माइनस वन दैट इज़ वन। तो फाइनली क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से मेरा कंप्यूटर लैग कर रहा है, सो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़। अपॉन में वन चल रहा है, ठीक है, तो ना भी लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस थ्री आई ये ज़ीरो हो जाएगा प्लस ज़ीरो जे प्लस के। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरनली एक्सटर्नली के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 में चलूँ। 16 आपको कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर्स पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब पोजीशन वेक्टर मतलब दोनों ओरिजिन से स्टार्ट है। एक P है आपका और एक Q है, दोनों ही ओरिजिन से स्टार्ट हैं, तभी तो पोजीशन वेक्टर्स हैं। इसको मान लो A दे दो पोजीशन के लिए, इसको मान लो B दे दो। यार PQ की जगह PQ भी लिख सकते हो, बस फॉर्मूले में A B है इसलिए मैं वो लिख रहा हूँ। एक सेकेंड, कहाँ चला गया भाई, तो लो आपको पहले मैं PQ ही लिख देता हूँ, लेकिन मैं फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेना है वैसे ही। मिड पॉइंट निकालना है तो मतलब इंटरनली निकालना है x, y, z। तो क्या था फॉर्मूला, अब इस बार P से स्टार्ट करना पड़ेगा। P इंटू सॉरी M इंटू पी, M इंटू पी वैक्टर सॉरी Q वैक्टर प्लस N इंटू पी वैक्टर अपॉन में M प्लस N। ठीक है, ये आपका न्यू वेक्टर हो जाएगा C, जो कि इनको मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, इसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है वो, तो M और N की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू वन। तो सिंपली इन दोनों को प्लस करो यार। तो ये M क्या है 1 इंटू क्यू वैक्टर 4i सॉरी हाँ सही तो है। इन दोनों वेक्टर का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालोगे तो इसका वेक्टर क्या बनेगा 4i प्लस जे प्लस सॉरी माइनस 2k प्लस 1 इंटू 2i प्लस 3j प्लस 4k अपॉन में m प्लस वन यानी 1 प्लस 1 m प्लस n यानी 1 प्लस 1। देखो अब आपको लग रहा होगा कि मैंने इनको माइनस क्यों नहीं करा। अरे माइनस नहीं करना भाई, ये वेक्टर को यहाँ से मेजर करना है 0,0 से। तो ये वेक्टर बनेगा x2 माइनस x1 वाला, वो जब लगाओगे ना इसमें वेक्टर इक्वेशन बनाओगे तो 2 माइनस 0 आई प्लस 3 माइनस 0 जे प्लस 4 माइनस 0 के करोगे, वही तो लिखा है यहाँ पे 2i प्लस 3j प्लस 4k। और यहाँ भी सिमिलर वैसे ही करोगे, वही लिखा है वहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों को मत लगाना p और q को आपस में। तो ये वो मिड पॉइंट है, डिवाइड कर रहा है उन दोनों को कुछ ना कुछ, c डिवाइड कर रहा है, तो वो वेक्टर ये वाला है जो आएगा अभी यहाँ से। निकालो इसका आंसर। 4i प्लस 2i 6i प्लस 4j प्लस 2k अपॉन में 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 3i प्लस 2j प्लस k अपॉन में 2 चल रहा है, कट जाएगा। तो ये फाइनल आंसर 3i प्लस 2j प्लस k, ये है वो पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ओरिजिन से ही। शो दैट दी पॉइंट्स a b and c with position vector this and this and this respectively form the vertices of right angle triangle। अब देखो जब ये पोजीशन वेक्टर हैं तो अगर मुझे इनकी लेंथ निकालनी है, तो अगर मान लो मुझे ए बी वैक्टर निकालना है तो मैं ऐसे ही निकालूंगा। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था बी माइनस ए वैक्टर। ठीक है, अब बी माइनस ए वैक्टर करना ज़रा 2 माइनस 3 माइनस आई। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं प्लीज़। आपको लिखना है माइनस आई माइनस 4j दैट इज़ माइनस आई प्लस 4j दैट इज़ प्लस 3j के माइनस 4k दैट इज़ प्लस 5k। ठीक है, तो ये एक वेक्टर हो गया। अब आपको निकालना है बी सी वैक्टर। बी सी वैक्टर कैसे निकालोगे, सी वैक्टर माइनस ए बी वैक्टर, इसको भी लिखो
क्या लिखोगे, सी में से ए, आई माइनस 2i माइनस आई माइनस 3j माइनस का माइनस जे है ना, क्योंकि वो -2j सॉरी ये हो जाएगा क्योंकि वो प्लस हो जाएगा ना, हाँ। तो -6k। अब निकालो आप ए सी वैक्टर, यानी सी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, ठीक है। आई माइनस 2i हो जाएगा पहला, -3i माइनस 4j दैट इज़ -3i प्लस 4j दैट इज़ +j, और ये हो जाएगा -5i माइनस का -k, ठीक है। तीनों की लेंथ आपकी, तीनों की मैग्नीट्यूड भी निकाल लो भाई। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसका भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ये पाइथागोरस होल्ड करेंगे कि नहीं। ओके, तो भैया यहाँ देखो आप क्या करोगे, इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ए बी की लेंथ कितना हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड इसका 1 + 9 10 25 35, बी सी कितना हो जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर 4 5 36 √41, और ये कितना हो जाएगा ए सी 4 + 1 + 1 √6, है ना। अब देख लो भाई ये पाइथागोरस होल्ड करेंगे कि नहीं करेंगे। अब देख लो कैसे करेंगे, मैं करके दिखाता हूँ ना आपको। देखो किन्हीं दो का स्क्वायर किसी तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब पाइथागोरस में क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तभी तो वो राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है ना ये, तभी तो ये राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएंगे। अगर मान लो मैं ए बी को मान लूँ परपेंडिकुलर प्लस बी सी को ए सी को मान लूँ मैं बेस, वो इज इक्वल टू बी सी है कि नहीं, देख लो। √35 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर इज इक्वल टू √41 का स्क्वायर, होल्ड कर रहे हैं। देख लो रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, 35 + 6 इज इक्वल टू 41, LHS इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल कुछ ऐसा होगा, ए बी सी है ना, हाँ। तो यहाँ सी होगा, यहाँ बी होगा और यहाँ ए होगा, ठीक है। बी सी क्योंकि हाइपोटेन्यूज बनाना है, ओके। तो ऐसा होगा ये ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री होगा, जिसमें ए सी आपका परपेंडिकुलर, सॉरी ए बी आपका परपेंडिकुलर, इसको उल्टा कर लो, सी यहाँ ले लो, बी यहाँ ले लो। ए बी आपका परपेंडिकुलर, ए सी आपका बेस और बी सी आपका हाइपोटेन्यूज। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि हमारा लास्ट है, मेरे ख्याल से लास्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, लैग नहीं, इन अ ट्राइंगल ए बी सी विच इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। देखो अगर कोई वेक्टर होता है ना ऐसा, तो अगर मुझे इसको रिवर्स करना है तो ये माइनस लग जाएगा, ठीक है। मतलब उसका डायरेक्शन रिवर्स होगा तो, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताई, अब बता दी। तो देखो ये जरा यार, ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग ए बी यहाँ तक खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर, ठीक है। ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग, ट्राइंगल लॉ स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया है। अब देखो कौन सा यहाँ पे जो मुझे डायग्राम से पता लग रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ लिखा है इसने प्लस सी ए। अब देखो मैंने आपको ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी क्या बताई, तो ए बी को तो ए बी लिखो, प्लस बी सी को बी सी लिखो, ये ए सी को मैं लिख दूँ माइनस ऑफ सी ए, ठीक है, ऊपर वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके। अब उसको इस तरफ ले आऊँ, तो जब इसको इस तरफ ले आऊँ तो पहली कंडीशन तो ट्रू है, ठीक है। अब बी लिखो, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी। अब इसी को मैनिपुलेट करो, इसको ए बी को तो ए बी रहने दो, बी सी को बी सी रहने दो, और यहाँ पे इसको दोबारा रिवर्स कर दो, तो ये माइनस ए सी हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये भी कंडीशन ट्रू है, सेकेंड वाली। अब थर्ड वाली देखो, ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए, तो यहाँ तो प्लस सी है, देखो फर्स्ट कंडीशन से हमें प्लस सी ए मिल रहा है, तो यही यहाँ पे माइनस कह रहा है, ट्रू क्या है, ये वाली ट्रू है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगी। तो डी को भी एक बार चेक कर लो, ए बी माइनस बी सी बी प्लस सी ए। देखो अगर इसको आप रिवर्स करना चाहो तो ये माइनस सी बी हो जाएगा, और इसी को भी, इसको भी रिवर्स करना चाहो तो ये भी, ये प्लस सी ए हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ वाली तो ट्रू हो गई। तो इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट होता है। अब वेट करो एक्सरसाइज 10.3 के लिए, मोस्ट प्रोबेबली आज ही मैं डाल दूंगा, ओके। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करो। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, स्टार्टिंग वाला पोर्शन मेनली, उसको 2 बार देखना, ठीक है। नहीं समझ आता तो, कुछ भी नहीं समझ आता तो मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे आप, वो नंबर मैं डाल देता हूँ। और भाई मैं आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आप कोई डाउट भी पूछते हो
तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा, कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा, बस एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करो, उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो दोस्तों के साथ, ताकि उसमें व्यूज़ आए, क्योंकि अगर उसमें व्यूज़ नहीं आएंगे तो यूट्यूब उसको रिकमेंड नहीं करेगा। थैंक यू सो मच।